तो हमने कल आर्य सभ्यता तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आर्य से आगे गिरलुंड सभ्यता पढ़ते हैं। 10वीं क्लास की किताब है वो, उसमें ही पढ़ रहे थे। हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसको। गिरलुंड सभ्यता। राजसमंद जिले में स्थित गिरलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आर्य संस्कृति से जुड़ी है सभ्यता प्रकाश में, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 बेबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिरलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं: सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले। आड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिरलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। आड़ में पक्की ईंटें जो पकाई हुई ईंटें होती है, अग्नि में उनका प्रयोग नहीं हुआ है। और देखो, आड़ में अग्नि से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ और गिरलुंड में अग्नि से पकाई ईंटों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। बागौर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर में कोठार नदी तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देश में 1968 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखिर होने को प्रमाणित करते हैं। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ से कृषि में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण उनमें। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। गणेश्वर सभ्यता ये सिक्कर में कातिल नदी का उद्गम पर स्थित है। मतलब गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर, कातिल नदी के उद्गम पर स्थित। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल रतनगढ़ निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व के सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुधों उपकरण मिले, जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए उन्हें कर्पस वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। बस इसी में कर्पस वर्णी मर्द पात्र वाला जो एक उदाहरण आया है वो यहीं पर आया, गणेश्वर सभ्यता में ही मिले हैं। कर्पस वर्णी मर्द पात्र कहते हैं, मतलब इन मिट्टी के बर्तनों को। यहाँ बर्तन काले और नीले रंग से सजाए हुए। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। जो गणेश्वर पूरे भारत की जो ताम्र सभ्यता है, तांबे से उनकी जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। याद रखने योग्य बात है। ऐसे तांबा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। बिल्कुल। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है भीनमाल जालोर की सभ्यता भी महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। किसने करवाया था? भीनमाल जालोर का आर.सी. अग्रवाल ने। यहाँ से एक रोमन एम्पायर सुरापात्र और एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल। ये याद रखने योग्य बात है कि भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इस प्रकार इसवाल उदयपुर से प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। यहाँ से समृद्ध लोहा उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेरार, जयपुर की बिजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये जयपुर की तो है। बेरार जयपुर की, बिजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, यह आजकल ये कोटपुतली बेरोड में चली गई है। डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित है जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। याद रखना, बेराट, बिजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बिजक भीम महादेव, याद रखना, बिजक भीम महादेव और बेराट। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। कौन कौन है? दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हैं। बेराट के स्वयं अशोक का बारहभूष अभिलेख प्राप्त है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालासोर उदयपुर में प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन
सभ्यता प्रकाश में इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर श्रीगंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोए भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, चक 64 में मिले। कौन सभ्यता? राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। कौन सभ्यता का? वैदिक सभ्यता का। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसलिए वैदिक सभ्यता भी कहा गया। वैदिक सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं वो अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा और चक 64 से मिलते हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया था, वही बात है, दक्षिणी सागर के ऊपर जो राम सेतु बना हुआ है उसकी बात है, जब उसने स्वीकार नहीं किया था तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र, अपने भगवान राम ने एक अमोघ अस्त्र खींचा था जिससे कि उस समुद्र का पानी पूरा सुखाया जा सके। तो उस अमोघ अस्त्र को एक बार खींच लिया जाता था, खींच ही दिया था तो फिर उसको छोड़ देना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो फिर उस अमोघ अस्त्र को वहाँ दक्षिणी सागर में फिर वो मान गया, राज्य हो गया दक्षिणी सागर के यहाँ से, चलो आप सेतु बना लो। तो फिर उस भगवान राम ने जो अमोघ अस्त्र खींचा था उसको दूसरी जगह छोड़ा गया और वो दूसरी जगह राजस्थान का पश्चिमी भाग था जहाँ पर पहले समुद्र था, ऐसी मान्यता है पौराणिक। फिर राजस्थान की ओर ही फेंका था जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया था। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। आगे बात करते हैं, महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की बातें महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक में लिखे साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं। प्रथम, जनपदों का उदय, द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। राजस्थान के जनपद आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय से में कितने 16 ही हैं शायद महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है। अब पूछ लेगा कौन से मतलब बौद्ध ग्रंथ से आपको महाजनपदों की 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, तो अंगुत्तर निकाय है वो। जिन 16 महाजनपदों उल्लेख हुआ उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अन्य अनेक भाग कुरु, सूरसेन, अवंती महाजनपदों के अंतर्गत इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। 327 ईसा पूर्व सिकंदरी आक्रमण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव योद्धे अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। कहाँ से आए थे ये चीज़ याद रखना कि पश्चिमोत्तर, ये राजस्थान इधर वाला पश्चिम, इधर वाला पश्चिम, इधर वाला उत्तर, पश्चिम उत्तर, पश्चिमोत्तर की साइड से आए थे। मालव योद्धे अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए थे। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। शतपथ ब्राह्मण कौशिकी के उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की गई। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों, पश्चिम पंजाब, सरस्वती नदी तक मत्स्य जनपद बहुत बड़ा था। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर,
मत्स्य में कौन कौन आ गया? जयपुर आ गया, आपका अलवर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली, भरतपुर कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बैराट बनाकर बसागुड़ से मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। विराट के पुत्र उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। गोपीनाथ शर्मा है इतिहासकार, उनके कहना है कि महाभारत का युद्ध के बाद में कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालों जाती रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। सालों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था, किंतु दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है। अतः चेदी और देखो वापस से सुनना इसको कि मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक जो अलवर है उसके कुछ भागों में सालों जाती रहती थी। स्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता था। किसमें? मत्स्य वालों में, सालों में। ठीक है। सालों की बातें, चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। सालों जिस प्रकार से मत्स्य के पड़ोसी थे उसी प्रकार से चेदी भी मत्स्य के पड़ोसी थे। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। ठीक है। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। कुछ समय बाद ये मत्स्य जनपद मगध साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। मौर्यों के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य विज्ञान अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी के बाद भारत राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी, समझ गए, के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्ष थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे हुए राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का राज्य रहा। उत्तर भारत में उन्होंने मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने दिया। इस टाइम पर 4-5 शताब्दी बीत गई। देख लो राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वे मान्य। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों में, बाण भट्ट के हरिश्चरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। चीनी यात्री वैनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर चीनी यात्री वैनसांग ने भी हर्षवर्धन के समय राजाओं कहीं क्षत्रिय कहीं राजपूत डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मतों उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। वैदिक आर्यों के संतान गौरी शंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग के संतान मानते। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों के भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। ये कौन बता रहे हैं? अग्निकुंड से उत्पन्न चंद्रबरदाई
अग्निकुंड से उत्पन्न बताते हैं उनको। चंद्रवरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। ये पूछा गया है प्रश्न कि चंद्रवरदाई किसका दरबारी विद्वान था, तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। ये प्रश्न आपको याद रखने लायक प्रश्न है, कि हर बार परीक्षा में घूम के ये प्रश्न आ रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान कौन था, या तो ऐसे पूछता है चंद्रवरदाई, या चंद्रवरदाई किसका दरबारी विद्वान था, तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। ने अपने प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाला कौन था, तो वो था चंद्रवरदाई। कौन था, चंद्रवरदाई। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कौन कौन करते थे धार्मिक अनुष्ठान, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस और हड्डी मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु एक कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। कितने योद्धा उत्पन्न किए, 3, परमार, चालुक्य और प्रतिहार। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में भी असमर्थ हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से बताई गई है। अग्निकुंड से की गई। किसने, किसके द्वारा की गई, मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड से की गई। यह बात कौन लिखता है, चंद्रवरदाई लिखता है। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भीलमेणा आदि, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों, शक, होने, युचि आदि की अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत कौन बताता है, ये प्रश्न याद करने लायक आए हैं पिछली वाली परीक्षाओं में, कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। किसने दिया, D.R. भंडारकर ने। राजपूतों की जो गुहिल राजपूत है उनकी उत्पत्ति उन्होंने नागर ब्राह्मणों से बतलाई है। राजपूतों के ब्राह्मण वंश होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं कि ब्राह्मण वंशी थे बिजोलिया शिलालेख में, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। तो ये कहता है कि ब्राह्मण से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकट्य प्रमाण है। दूसरी बात किसने कही कि इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुमार ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। ये जयदेव की गीत गोविंद की टीका है। मेवाड़ के महाराणा कुमार ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है। गुहिलोत सही है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात से स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। विदेशियों की संतान। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति का वंशज है। अब कर्नल जेम्स टोड है वो बताते हैं कि राजपूत किसकी संतान है, शक और सीथियन की संतान। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया। उनका मत है कि विदेशी जातियाँ 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में बढ़ता ही, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और ऋणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियाँ एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को ऋणों की संतान बताया। कर्नल जेम्स टोड क्या बताता है, शक और सीथियन। ये क्या बताता है, उन्हें ब्राह्मणों से D.R. भंडारकर बताता है। और एक और भाई साहब वो अभी कौन सा थे भाई साहब, कहते हैं चंद्रवरदाई थे, वो बताते हैं अग्निकुंड से। और ये आर्यों की संतान कौन बताता है, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और C.V. वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं, अब देखो आगे पढ़ते हैं इसको, ये तो हो गया उन्हों की संतान बताया इसने।
इसमें इतने राजपूतों को। इससे आगे बढ़ते हैं कि इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या शीत इनको रीति रिवाजों के साथ साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक को साणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसे कि महाकाव्य के साक्ष्यों से प्रमाणित होता है। उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। डॉक्टर कानूनगो है, उन्होंने ठीक ही लिखा है कि इस युग में अग्निकुंड की कहानी नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्रमा से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा उनके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से। वो गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौ से खासे संबंधित करता है। तो कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन शिव गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर चंदोजा का मानना है कि 566 ईस्वी में लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। गुहिल के बाद में कौन हुआ? बप्पा हुआ, मेवाड़ का प्रतापी शासक था। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंगजी लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंगजी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। किसके अनुसार? जी.एस. ओझा के अनुसार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा कालभोज की उपाधि थी। बप्पा तो कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामलदास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं है, अपितु खिताब था। इसे मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी। गुहिल के वंशज जैत्र सिंह ने परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इब्राहिम के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। भूताला के युद्ध में, भूताला का युद्ध पूछा गया शायद कौन से एग्जाम में भी, कि 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान थे इल्तुतमिश। इस जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में बना भूताला का युद्ध। 1227 ईस्वी में जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में भूताला का युद्ध होता है, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मधुवर्धन में। जय सिंह सूरी का ग्रंथ है एक अमीर मधुवर्धन। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। इसमें अमीर अलग है, इसमें अमीर इल्तुतमिश को कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी शासक और बलवान राजा जैत्र सिंह हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधी ने भी की है। रतन सिंह आ जाता है फिर 1302 से 1303 में। राव रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा में चित्तौड़ की सैनिक में व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण राव रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बतलाया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित था। उसने अपने ग्रंथ खजाइनुल फतवा में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज़र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। रतन सिंह मेवाड़ के गोयल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। राणा हमीर रहता है 1326 से 1364 के बीच में राणा हमीर का शासनकाल रहता है। सिसोदा के ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोयल वंश की पुनः स्थापना की थी। ये बीच में चला गया
वापस आ गया 1326 में। ये आ रहा ना इधर 1303 से 1326 तक, 1303 से 1326 तक दिल्ली वालों के कब्जों में से नहीं चला गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, अब वापस आ रहा है राणा अमीर। सिसोदा का जागीरदार सिसोदिया का आ गया, अमीर ने वापस लिया था इसको, ये ध्यान रखना। अमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए, अमीर के दादा थे लक्ष्मण सिंह, वो अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ में सभी शासक सिसोदिया कहलाते। अमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा किसको दी जाती है? अमीर को दी जाती है। राणा अमीर को विषमघाटी पंचानन विकट आक्रमणों के में सिंह के सदस्य की संज्ञा दी। विषमघाटी पंचानन राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई संज्ञा। राणा अमीर को विषमघाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। अमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक, सिंगोली के युद्ध में किसको हराया था? मोहम्मद बिन तुगलक को, सेना को परास्त किया था, ये याद रखना। महाराणा लाखा 1382 से आता है 1421 ईस्वी तक। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिसने लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। चुंडा को राजस्थान का विषम पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइन से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। महाराणा मोक्कल 1421 से 1433 ईस्वी। मोक्कल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 में जब मोक्कल शासक बना तो लपाई होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया, पर जब चुंडा को लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। जब चुंडा को ऐसा लगा कि मोक्कल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करते तो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। 1433 में मोक्कल की जिलवाड़ा में चाचा मेरा और महपा पवार ने साथ मिलकर हत्या कर दी। महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ा का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ में गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। वापिस पढ़ो इसको महाराणा कुंभा, क्योंकि महाराणा कुंभा एक इम्पोर्टेंट आदमी है। मोक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 सारंगपुर के युद्ध में मालवा महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ में गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इस संधि में तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे, उसे हराकर उसके बाद राज्यों को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात में मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिनमें से सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास वे कुंभा के मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। श्यामल दास कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। कुंभा चित्तौड़ में कुंभ समामी श्रृंगार सबरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान और विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूंड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी सती की व्याख्या
गीत गोविंद संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ पर षष्ठी की रचना की थी। ऐसा मानता है कि कुमार ने चंडी सती की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी है। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ पर षष्ठी की रचना की। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रस्तुतियों में महाराणा कुंभा को महाराजाधिराज राव राय दान गुरु राजगुरु परम गुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान आदि विरोधों से विभूषित किया गया। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदय ने 1468 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। अब आता है राणा सांगा। कौन आता है? राणा सांगा। राणा सांगा सांगा संग्राम सिंह उसके तीनों भाइयों पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। सांगा उसके तीनों भाई पृथ्वीराज जयमल और राज सिंह, इस कारण उनमें संघर्ष होना शुरू हो गया था। पर इस संघर्ष में सांगा विजय रहा। मेवाड़ का शासक इतिहास में इंदुपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। इसमें एक राजपूत सरदार मेदिन राय के सहयोग से 1511 सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिन राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिन राय का कद बहुत बढ़ गया था। अब वह एक तरफ से मालवा का प्रत्येक शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिन राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिन राय राणा सांगा के शरण में चला गया, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध में मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा जिले में खातौली नाम की जगह 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, वर्तमान में कोटा के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया। प्रश्न पूछा गया है कि महाराणा सांगा ने खातौली के युद्ध में किसे पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई। राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकारी 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाया और उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे तो सांगा उसकी मदद, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, तो दोनों के मध्य युद्ध सुनिश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ तब पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में बाबर की सेना को पराजित किया गया। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध याद रखे जाने योग्य है। युद्ध हुआ तोपखाने और तुगलुगुमा पर युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ और उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते सांगा को विष दे दिया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तो उसके सामंतों ने जो से युद्ध नहीं करना चाहते सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। ये बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है बसवा। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531, उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। राणा उदय सिंह 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी। राणा राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना दाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था।
राणा उदय सिंह राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। किसके सहयोग से हुआ? दोबारा पढ़ो इसको। राणा उदय सिंह राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यही मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? उदय सागर झील और मोती मगरी का निर्माण। बढ़िया ये से उदय सिंह ने 1559 में उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया था। ये चीज़ याद रखना। उदयपुर नगर कब बसाया गया था? 1559 ईस्वी में। अपनी राजधानी बनाया। उसने उदय सागर झील और मोती मगरी ना के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1567 में अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का खबर जयमल और फत्ता, ये जयमल और फत्ता उदय सिंह के थे। दो सेनाओं को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। जयमल और फत्ता किसके थे? उदय सिंह के थे। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लग रही। जयमल और फत्ता की मूर्तियां कहाँ पर? आगरा के किले के बाहर लगी हुई जयमल और फत्ता की मूर्तियां। एक अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर अकबर ने लगवाई थी वहाँ पर आगरा के किले के बाहर कि जयमल और फत्ता वाकई बहुत ही तगड़े योद्धा थे। फिर आता है 1572 में महाराणा प्रताप उदय सिंह का बेटा। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में जन्मे। कटारगढ़ कुंभलगढ़ में जन्मे पत्ता 1572 में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इसमें दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो अकबर की दीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बताया, स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्यों और विचारों से उसने सामंतों और बीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपने सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कहाँ स्थानांतरित कर लिया? कुंभलगढ़ निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया, मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्ट मंडल क्रम से जलाल खान, कोरची, मान सिंह, भगवंदास, टोडरमल, जमा भट्टो, जलाल खान, कोरची, मान सिंह, भगवंदास, टोडरमल, जमा भट्टो, जलाल खान, कोरची, मान सिंह, भगवंदास, टोडरमल। मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, तो मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। 1576 में 18 जून 1576 को खमनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के हरावल अग्रिम दस्ता के नेतृत्व में हकीम का सूर कर रहा था। हरावल होता है अग्रिम दस्ता और चंदावल होता है वो पिछला हिस्सा। हरावल का कौन करता है? हकीम का सूर कर रहा था नेतृत्व। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बेदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज। ये है युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध में अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध, बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोर ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। इसको जेम्स टोर ने कहा कि ये हल्दी घाटी का युद्ध है और अबुल फजल ने इसको खमनौर का युद्ध बताया, बंदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध बताया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना शुरू कर दिया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए
अनेक अभियान भेजे किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 ईस्वी में देखो 1570 से 1575 अकबर ने मेवाड़ के पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान में किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई 1570 से 1585 के बीच में। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को से सम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का अनुपम उदाहरण। दूसरी बात है 1582 में दिवेर के मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को बाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। पूरा का पूरा मतलब बीच काट दिया था उसको। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोर ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 में बाद में मेवाड़ की अकबर मेवाड़ की तरफ कोई बयान नहीं भेजता। 1585 ईस्वी के बाद में 1585 से 1593 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगुड़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, ये प्रश्न यहाँ से आता है हर बार। चावंड को राजधानी बनाया बाद में। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के साथ पास बांडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया। सॉरी। प्रताप के संबंध में कर्नल टोर लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य की उज्ज्वल विजय और उसके अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र नहीं है। प्रताप के संबंध में कर्नल टोर लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत है उसके समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य उज्ज्वल विजय या उसके से अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई। हल्दी घाटी मेवाड़ की थरोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। राणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1597 ईस्वी मेवाड़ का शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और उसने शाहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार और आगजनी। राणा अमर सिंह 1597 में बना, 1620 तक रहे। अमर सिंह 1613 मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और उसने शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे, उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी, अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई। चित्तौड़ मेवाड़ मुगल संधि होती है फरवरी 1615 ईस्वी में। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं को सुनाता और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। जहांगीर के जीवन की बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 के बीच में रहा। राज सिंह के शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत कार्यों को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ अब्दुल्ला खान को भेजा। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा। 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता, तब महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे शहजाद और सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। उसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई।
अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर नौसो के नामक स्थान पर राजप्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। संस्कृत भाषा में लिखित राजप्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। यहाँ प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर, कौन सा संगमरमर है? काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रताप शासक ये था। मेवाड़ पूरा खत्म हो गया, अब आता है मारवाड़। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की कोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी वागड़ डूंगरपुर वाला प्रतापगढ़, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य विस्थापित हुए। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ है ना, राठौड़ वो किसकी संतान है? हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वउतमान के पुत्र विश्वउतमान के पुत्र राजा वरदबल से पैदा होना लिखा है। जोधपुर की राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वउतमान के पुत्र राजा वरदबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया। नैन सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिया था, जो कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। क्या है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखो, मारवाड़ का राठौड़ वंश, इसका बेस यहीं से तैयार होगा। दोबारा पढ़ते हैं इसको और याद करते हैं। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिम राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हो, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों शिलालेखों, ताम्रपत्र तांबे पर लिखे हुए लेख, शिलालेख शिलाओं पर लिखे हुए लेख, प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। कुछ विद्वानों की मान्यता है राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वउतमान के पुत्र राजा वरदबल से पैदा होना लिखा है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया। नैन सिंह ने मारवाड़ी के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। मूर्णोत नैन सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। कहाँ से आने वाली शाखा बताया? मूर्णोत नैन सिंह ने कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। इन शाखाओं का भी एक प्रश्न अभी पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया। कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर कौन सा वंश माना है? सूर्यवंशी। कौन सा माना है राठौड़ों को? सूर्यवंशी। किसने माना है? कर्नल टोड ने। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। कहाँ के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है? जोधपुर और बीकानेर के अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिया था। इससे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। वापिस पढ़िए इस लाइन को कि राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत पर एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से संबंधित थे। राष्ट्रकूट राठौड़, हाँ, इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष सिया था और जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष था सिया। इन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिया केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिया ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया था। राव चुंडा आता है 1394 से 1423 ईस्वी में। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? मंडोर पर अधिकार।
इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बना दिया राव सुंडा ने। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, नागौर में शायद जगह है, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिए। पुंगल के बाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 पुंगल के बाटियों द्वारा, पुंगल में बाटी थे, बाटी 1423 में धोखे से मारा गया था। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया था। ये चांद बावड़ी परेशानी करती है। अब ये किसकी पत्नी थी चांद कंवर? ये चांद कंवर पत्नी किसकी थी? इसकी थी, और इसने करवा दिया चांद बावड़ी का निर्माण। चांद बावड़ी, फलानी बावड़ी, अनेक बावड़ी आएंगी। चांद बावड़ी, चांद कंवर इसकी पत्नी थी, चुंडा की पत्नी थी चांद बावड़ी, चांद कंवर। चुंडा की जो पत्नी थी ना चांद कंवर, उसने क्या करवाया, किसका निर्माण करवाया? चांद बावड़ी का। ये चांद बावड़ी जोधपुर में है, ध्यान से देखना, और भी आएंगी आगे। राव रणमल 1427 से 1438 में रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने का नाराज होकर मेवाड़ चला गया। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा से नाराज होकर मारवाड़ का शासक बनाए दिया कान्हा को, तो नाराज होकर मेवाड़ चला गया। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था रणमल ने। बिल्कुल, यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोक्कल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका बारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या करवाई थी। बारमली के सहयोग से रणमल की हत्या हुई थी। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। राव जोधा किसका पुत्र था? मेवाड़ के राव रणमल का ही बेटा था राव जोधा। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 ईस्वी में मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। मेवाड़ी राजकुमार रायमल से उसने विवाह कर दिया अपनी पुत्री का। उसने 1659 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। उसने अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया। ये राव जोधा ने बनाया था जोधपुर वाला दुर्ग, मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलूल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। डॉक्टर गौरी शंकर राजन राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। उसके बाद में आता है राव मालदेव। राव मालदेव ने खानवा की युद्ध में राणा संगा की ओर से भाग लिया। राव मालदेव 1531 से 1562, 1531 से 1562, 31 दूनी 62। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा संगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसके पिता राव गंगा थे। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था, मालदेव का। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा संगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसके पिता राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1537 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लोहनगढ़ की पुत्री उमादेवी से विवाह किया था। 1537 में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लोहनगढ़ की पुत्री उमादेवी से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, उमादेव भठियाणी। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादेव का पिता राव लोहनगढ़ मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का कौन? ससुर उमादेव का पिता राव लोहनगढ़ मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए। वह रूट कर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता की विरमदेव और बीकानेर के राव जयसिंह पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। विरमदेव व राव जयसिंह शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 और 1540 में शेरशाह या तो पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। वापस बढ़ो। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जयसिंह पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। विरमदेव व राव जयसिंह शेरशाह की शरण में चले गए। 1539 और 1540 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था।
1539 से 1540 ईस्वी में शेर शाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दरबदर भटक रहा था। 1539 शेर शाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दरबदर, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेर शाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543 वर्ष में मालदेव को शेर शाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेर शाह की दुर्धता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच विश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कोम्पानी जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेर शाह से युद्ध किया और एक वीरता विजय प्राप्त हुई। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेर शाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी भर बहादुरी के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेर शाह की मृत्यु 1545 में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेरठा पर अधिकार कर लिया। इसकी मृत्यु हो गई 1545 में शेर शाह की। 1562 में मालदेव की मृत्यु होगी। रामचंद्र सिंह 1562 से 1500 की। राम मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से प्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव नाखुश था, मतलब खुश नहीं था, अतः उससे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते थे। चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना। दूसरे तीसरा पुत्र चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 में राम सहायता लेकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर अधिकार कर लिया। 1570 में अकबर नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति कैसे नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसे नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने यह इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। क्या बताया, क्या लिखा है वापिस पढ़िए कि अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो बहादुर में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगलों सेनाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। पहले बहादुर, फिर सिवाना का गढ़ और पहाड़ी बाग दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन को पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल सुखराज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। रावल सुखराज, सुजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर मैं रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथनास का सिवानों को से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहाँ से कानुजा के पहाड़ों में चला गया। आसपास लूट का शोर, पहले साहब बहादुर, फिर सिवाना, रामपुरा से पिपलोद। देखो बहादुर, सिवाना, रामपुरा, पिपलोद, कानुजा, के पहाड़ में चला गया। आसपास लूट को पहाड़ में कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग प्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही, फिर डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। भैया पहले बहादुर, फिर सिवाना, फिर रामपुरा, फिर पिपलोद, फिर कानुजा, फिर सिरोही, फिर डूंगर। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता 1581 में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595, 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा शासित केंद्र के क्षेत्र था।
1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। वह चंद्रसेन का भाई था। क्या है? मोटा राजा उदय सिंह। 1583 से 1595, 1521 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन जो क्षेत्र होता है ना, वो होता है खालसा। मारवाड़ खालसा क्षेत्र था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जहांगीर से किया। ये जोधाबाई, ये है वो जोधाबाई जो मूवी में दिखाई जाती है, वो जोधाबाई है अलग, ये है वो जोधाबाई। इस जोधाबाई का तो विवाह हुआ है जहांगीर से, अकबर से हुआ ही नहीं। जोधाबाई जगत गुसाई, इसका विवाह हुआ है जहांगीर से, और ये मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई। इस जोधाबाई पुत्री जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ। तो खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। ये खुर्रम जो शाहजहां था ना, शाहजहां जिसको बोलते हैं, ये जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638, अब टाइम गया इनका, और 1678। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुरहानपुर में इसका जन्म हुआ था। अपने पिता गज सिंह ने इस स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय, इसके पिता का, जसवंत सिंह के पिता का नाम था गज सिंह, के स्वर्गवास के समय जसवंत अपने विवाह हेतु बूंदी में था। अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुई। बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण मिला। वहां पहुंचने में शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलायत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब, 4 जात और सवार का मनसब प्रदान किया गया। चूँकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुफावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। राज सिंह कुफावत, आसोप ठाकुर। 1645 में से आगरा का प्रबंध सौंपा गया। वह 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध 1657-58 में उसने औरंगजेब के विरुद्ध दरमत के युद्ध में दारा का साथ दिया था। 1657-58 में जो दरमत का युद्ध हुआ, दरमत का युद्ध, उसमें उसने किसका साथ दिया था? दारा सिक्कों का साथ दिया था दरमत के युद्ध में। किसने साथ दिया था? महाराजा जसवंत सिंह ने। किसका? जसवंत सिंह ने। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। ये यहाँ से प्रश्न आया है शायद पहले इसको सौंपा आगरा का प्रबंध 1645 में, फिर 1647 में इसको भेजा गया कंधार, फिर इसको दरमत के युद्ध में। जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। कौन सी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया था? उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहाँ मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की माँ समझा ने वह जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामलदास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लौटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जय सिंह ने की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया। वापस पढ़िए। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली। 1633 में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया। वहीं 2 नवंबर 1678 को उसको मृत्यु हो गई। वापिस पढ़िए। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया था।
जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध सहायता की सहायता करने, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसको नहीं मिली, इसने की नहीं। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया गया। कब है? 1673 में। बाद में इसे जमरुद में रहने का आदेश दिया गया, जमरुद जरिए काबुल की तरफ में। और जमरुद में भाई साहब की मृत्यु हो गई थी 28 नवंबर 1673 को। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध है। मूल नैन से उसका मंत्री था। जसवंत सिंह का नैन से ख्यात मारवाड़ परगना विगत नाम ग्रंथों की रचना की थी। बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक। बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक कहाँ गए हैं? बीकानेर के। बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक। बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक। ये अब हम पढ़ेंगे। बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक। चलो हम पढ़ते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश और इसके वंश के प्रतापी शासक। राव बीका कौन है? राव बीका को पढ़ते हैं। राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था बीका, जिसने बीकानेर बसाया। फिर अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में आकर किंवदंती है कि करणी माता के कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका में जाट सरदार नर्रा ने मिलकर जीता था। जाट सरदार नर्रा ने और बीका ने मिलकर जीता था जांगल प्रदेश को। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। बीकानेर कहा गया जाट सरदार नर्रा। भारतीय चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अन्य गांवों पर अधिकार कर लिया। पुंगल के राजशेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। राव लूणकरण 1505 से 1526। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र है। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। यह 1526 ईस्वी डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। कहाँ पर मारा गया था? डोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। इसका बेटा बीका का बेटा लूणकरण। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजय सूर्यछंद में से कलयुग का कर्ण कहा। लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। किसने कहा है? कलयुग का कर्ण किसने कहा? बिट्टू सुजा ने रावजय सूर्यछंद में इसे कलयुग का कर्ण कहा है। किसको? लूणकर्ण को। लूणकर्ण कौन था? राव बीका का बेटा था। कौन था? राव बीका का बेटा था। अब आगे वो करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसके दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। कर्ण के समान दानी बताया गया इसको। किसमें? करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में। लूणकरण सर झील का निर्माता भी सही बताया गया है। लूणकरण सर एक बीकानेर में एक झील है जिसका निर्माता भी इसको स्वीकार किया गया। राव जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। राव जेतसी 1526 से 1541 ईस्वी। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजय सूर्यछंद में किया। वापस से पढ़िए इस लाइन को। राव जेतसी आ जाता है। 1526 में पहले कौन था? राव बीका 1465 से 1504। उसके बाद में राव लूणकर्ण 1505 से 1526। उसके बाद में था राव जेतसी 1526 से 1541। जेतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। राव जेतसी था ना, उसने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं को भाइयों कामरान ने पराजित कर दी। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ रावजय सूर्यछंद में किया। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। इसने राव जेतसी ने बीकानेर के ऊपर जब मालदेव ने आक्रमण किया ना, तो अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा। मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में साहेबा या पाएबा जोधपुर के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन जब सहायता शेरशाह से आती ना, उससे पहली पाएबा या साहेबा का ये युद्ध है जोधपुर में। पाएबा और साहेबा नाम की जगह है जोधपुर में। वहाँ पर पाएबा या साहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जेतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। राव कल्याणमल
राव राव कल्याणमल। राव कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सिमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। राव कल्याणमल वापस से पढ़िए इस चीज़ को। राव कल्याणमल भी एक अच्छा शासक हुआ है जो जेत सिंह का प्रश्न आ सकता है वैसे, कि जेत सिंह साहिबा पाइबा के युद्ध में मालदेव से लड़ता हुआ मारा गया था। 1541 की बात है। अब आता है राव कल्याणमल 1541 से 1570। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 में गिरी सिमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से कल्याणमल ने 1544 में गिरी सिमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया और 1547 में अकबर के नागौर दरबार में पश्तों को मुगल अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौर हो सकता। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौर शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक था राय सिंह और एक था पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1542 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है भैया। वहीं उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था जिसने बेली किशन रुक्मिणी नामक ग्रंथ की। अच्छा ये पृथ्वीराज, इस पृथ्वीराज के बाप का नाम कल्याणमल है। इस पृथ्वीराज के बाप का नाम कल्याणमल है और कल्याणमल इन मुगलों का पहला राठौर राजा था। मतलब जो ये कल्याणमल है जो पहला राठौर शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसका दो बेटे थे, एक था राय सिंह, जो राय सिंह को तो अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, और दूसरा था इसका पृथ्वीराज जो अकबर का दरबारी विद्वान था, दरबारी कवि था जिसने बेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ की रचना की। इसके बाद में था राय सिंह। वही है 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार में मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर की गुजरात बिहार कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। अकबर ने 1542 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1534 में राय सिंह महाराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बन गया। अभी राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव राय सिंह ने। कौन से राय सिंह ने? राणा राय सिंह ने नहीं, राव राय सिंह ने। राव राय सिंह ने करवाया। किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगी हुई। इस किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगी हुई। इन जयमल और फत्ता की मूर्तियां तो अकबर ने लगवाई थी। आगरा किले के सामने किसकी मूर्तियां लगी हुई अभी तो बताया था मैंने। अकबर ने तो लगवाई थी। जयमल पत्ता की, हाँ, आगरा के किले के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी अकबर ने जयमल पत्ता की तो। और वापस से वही चीज़ें वापस से पढ़ रहे हैं। वो आगरा किले के बाहर भी लगी हुई है जयमल पत्ता की मूर्तियाँ तो। और बीकानेर का जो किला है उसके बाहर भी जयमल पत्ता की पाषाण की मूर्तियाँ लगी हुई है, पत्थर की मूर्तियाँ लगी हुई है इस किले के बाहर भी। किले के भीतर इस एक प्रशस्ति लिखा है जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में बेसन अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कारण कहा। राजपुताने का कारण तो कौन है? राव राय सिंह। कलयुग का कारण कौन है? लोन करण है। कलयुग का कर्ण किसने कहा? लोन कर्ण को बिट्टू सुजा ने। इसको राजपुताने कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। राव करण सिंह 1631 से 1668 में राव करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इससे नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 में हुआ। जो मथुरे के जाट बीकानेर का था करण सिंह, उधर का था अमर सिंह। 1642 से 1644 तक हुआ। जाखड़िया गांव का सीमा विवाद है वो। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देकर अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में करण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया। ये जंगलदर बादशाह ही लिखते हैं, जंगल प्रदेश बोलते हैं बीकानेर को, इसलिए करण सिंह को जंगलदर बादशाह कहा गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती,
चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ है सुख सप्तती में। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे हैं। वापस कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक। तो काव्य डाकिनी किसका है? गंगानंद मैथिल का। कर्णभूषण किसका है? गंगानंद मैथिल का। और कर्ण सिंह का खुद का कौन सा है? साहित्य कल्पद्रुम। शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक। शाकंभरी का चौहान वंश। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावली और ख्यातों ने इनको अग्निवंशीय माना है। कौन सा वंशीय माना है? अग्निवंशीय माना है। गौरशंकर ओझा के विचार से ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और रतलेश्वर मंदिर के चंद्रवंशीय माना है। गौरशंकर ओझा के अनुसार ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और रतलेश्वर मंदिर है उसके लेख में इनको चंद्रवंशीय बताया गया है और कुछ वंशावली और ख्यातों में इनको अग्निवंशीय बताया गया है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। विजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष था जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे परंतु गुवक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में था। इसी वंश का वंशज सामंत सांबर का शासक था जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज मुंज चौहानों का शक्तिशाली शासक था। वह था जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रह राज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 973 ईस्वी में हर्षनाथ लेख जिसकी विजयों का उल्लेख करता है उसने गुजरात के चालुक्य शासक मुगलराज को परास्त किया था। विग्रह राज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। विग्रह राज द्वितीय के बाद में कौन कौन शासक हुए? दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वीर घट्ट शत्रु संहारक मिलती है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वीर घट्ट शत्रु संहारक मिलती है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वीर घट्ट शत्रु संहारक मिलती है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। अजय राज 1105 से 1133। अजय राज जो 1105 ईस्वी में शासक बना इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरु अजमेर नगर बसाया तथा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उसके रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अजय राज चौहान है। ये अजय राज चौहान अनोराज चौहान है। वापस पढ़ना। अजय राज का शासनकाल क्या है? 1105 से 1133। अजय राज जो 1105 में शासक बना इस वंश का प्रतापी शासक था। 1113 इसने अजय मेरु अजमेर नगर बसाया। तो 1113 में बसाया अजमेर नगर। कब बसा? 1113 और 1113 का मतलब 12वीं शताब्दी में। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए इसने। बिल्कुल अजय प्रिय धर्म कहलाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? अजय प्रिय धर्म कहलाते हैं। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम इसकी रानी का नाम क्या था? सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों को मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश जैन धर्मावलंबी मंदिर बनाने के पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किया। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी में अर्णोराज ने तुर्कों और मालवों के शासकों को परास्त किया मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। अर्णोराज 1133 से 1155 ईस्वी अर्णोराज ने तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त किया मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आनासागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अजमेर में देखो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अर्णोराज ने तुर्कों व मालवा के शासकों को परास्त किया मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। अर्णोराज ने तुर्कों और मालवा के शासकों को परास्त किया मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से प्राप्त हुआ। इसने अजमेर में आनासागर झील बनाई। अर्णोराज चौहान अजय राज ने नहीं बनवाई आनासागर, अर्णोराज ने बनवाई है। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। अर्णोराज भी शैव था, अजय राज भी शैव था, किंतु उसने अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में
खत्तरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया। खत्तरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया, खत्तरगच्छ के अनुयायियों के लिए भूमिदान दिया था। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रकांड विद्वान थे जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्यों के हाथों पराजय से उसे कुछ मानहानि उठानी पड़ी थी, फिर भी गजनवियों को परास्त कर और मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। फिर भी गजनवियों को परास्त कर और मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 ईस्वी। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज चतुर्थ है, विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित दिल्ली पर अधिकार किया। ये दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान था। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसने गजनी के खुसरू शाह को भी पराजित किया। जयानक भट्ट ने इसे कट्टी बांधव की उपाधि दी। जयानक भट्ट कट्टी बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। विग्रहराज ने हरिकेली नामक एक नाटक था, उसकी रचना की थी और उसके दरबारी विद्वान था सोमदेव। उस सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की थी। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई थी। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक इसने खुद ने लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ की जो संस्कृत पाठशाला बनवाई हुई थी उसको ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा की जो मस्जिद थी वो बनवाई थी। विग्रहराज ने बिसलपुर बसाकर वहाँ बिसलपुर झील बनवाई है। बिसलपुर झील किसने बनवाई थी? तो विग्रहराज ने बनाई थी। बिसलपुर जो बात है वो बिसलपुर झील किसने बनवाई थी? विग्रहराज ने बनाई। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता साहित्य का संरक्षक एक विजेता सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता था, एक साहित्य का संरक्षक था, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कहता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कोई बंधु की उपाधि नहीं। पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो कहता है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कहता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि वज्रयानिक भट्ट पृथ्वीराज विजय का लेखक है, तो कहता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कोई बंधु की उपाधि निरर्थक हो गई क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता नहीं रही। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में नहीं बल्कि विद्वानों में भी अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं है, हरिकेली नाटक से उसे उसकी योग्यता आंकी जा सकती है। किलहौर ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भभूति की खोज कर सकता था। विग्रहराज का समय सपादलक्ष का स्वर्णकाल था। सपादलक्ष का स्वर्णकाल था। पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी के चौहान, ये पृथ्वीराज विग्रहराज चतुर्थ है, इसके बाद में आता है पृथ्वीराज तृतीय। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बना। 1117 से 1152 तक रहा। 1182 ईस्वी से सतलज प्रदेश के बंडानकों को परास्त किया। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया। महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया था पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए। आला उदल किसके सेनापति थे? पृथ्वीराज तृतीय के सेनापति थे। कहाँ पर लड़ते हुए मारे गए थे? परमार्दी देव के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इसी वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक परमार्दी देव को पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आला उदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयुक्ता का अपहरण कर उससे विवाह किया। वापस से पढ़िए इस लाइन को, क्या लिखा है कि पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया। पृथ्वीराज तृतीय था, इसने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया और स्वयंवर के समय उसकी बेटी संयुक्ता का अपहरण कर उसका विवाह किया था। पृथ्वीराज तृतीय तराइन के प्रथम 1191 ईस्वी में गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत में तुर्की शासन की नींव भी पड़ गई यहाँ से। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी गुरुजनों का सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, पृथ्वीराज रासों का लेखक चंद्रवरदाय उसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक और पृथ्वीराज
रासों का लेकर चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे। संयोगिता स्वयंवर कथा, यह है संयोगिता स्वयंवर कथा। कन्नौज के साथ जयचंद्र ने रासु एक किया और अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद्र ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक राजा महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। पृथ्वीराज को न पाकर मन ही मन बढ़ती दुखी थी। फिर जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसके द्वारपाल के रूप में प्रेमी की मूर्ति नजर आई। उसने माला उस मूर्ति अगली में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया। चौहान सैनिकों ने गहड़वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद्र व पृथ्वीराज के बीच शत्रुता और बढ़ गई। संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता, इस कथा की सत्यता और ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मदनीय डॉक्टर गौरी शंकरराज चंदोजा ने इसे कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर, डॉक्टर R.S. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन पारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता, किंतु नोबल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशमत शर्मा ने बताया है कि अमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियाँ हैं। अमीर महाकाव्य रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियाँ हैं। इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना कोई काल्पनिक मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग और वह सत्य और वास्तविक है। यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। सी वैद्य और गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया। इस प्रकार संयोगिता प्रणयन की घटनाओं को कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव अतिशोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता है। रणथंभौर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक, ये कहाँ का चौहान वंश है? रणथंभौर कहा गया रणथंभौर। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। 1194 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। उसके कौन था यहाँ का? गोविंदराज। उसके उत्तराधिकारी क्रम से वालहन, प्रहलादन, वीर नारायण थे। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। वीर नारायण जो संघर्ष था वो इल्तुतमिश से हुआ था, जिसमें उसकी 22 साल की मृत्यु ही हो गई। उसमें कोई नहीं बताओ, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु ही हो गई थी उसकी। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क क्रांतिकारियों से अपने पैतृक राज्यों को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी 1282 ईस्वी हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। वापस पढ़िए इस चीज़ को कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है, पूछा भी गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आगे भी। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज 1194 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रम से कौन थे? वालहन, प्रहलादन और वीरनारायण। इस वीरनारायण का मुकाबला किससे होता है? इल्तुतमिश से होता है और ये मर जाता है उसमें। उसके उत्तराधिकारी वाघभट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्यों को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। हमीर 1282 से 1301 ईस्वी 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति पर क्या होता है? इसका उत्तराधिकारी था इनका उत्तराधिकारी था गोविंदराज, वीरनारायण। इनका उत्तराधिकारी था वाघभट। दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों को अपने पैतृक राज्यों को बचा दिया इसने, वाघभट ने। और वाघभट का पुत्र जैत्र सिंह ने भी नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया।
जयत्र सिंह तक आ गया परंतु उसे कर देने, जयत्र सिंह को कर देना स्वीकार कर लिया। अमीर आ गया इसके बाद में, जयत्र सिंह के बाद में कौन था? अमीर। रणथंभौर का अमीर है। 1282 से 1301 तक रहे। अमीर ने राजारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, दार आदि राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया मगर उसे सफलता ही नहीं मिली जलालुद्दीन खिलजी को। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों महमूद शाह व केहब्रू, ये मंगोल विद्रोही थे। मंगोल विद्रोही कौन से? महमूद शाह और केहब्रू को शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अमीर से नाराज हो गया, क्योंकि अमीर ने मंगोल विद्रोहियों महमूद शाह और केहब्रू को शरण दे दी थी और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया अमीर से। अमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तब 1299 ईस्वी में उसे खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा मगर तुर्क सेना को उन्हें पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और इनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया। किले में हमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में महिलाओं ने जोहर कर लिया। तो रणथंभौर का पहला साका कब हुआ? 1301 ईस्वी में हमीर की पत्नी रंगदेवी ने जोहर किया था। हमीर की पत्नी रंगदेवी ने क्या किया था? जोहर किया था। विश्वासघात किसने किया था? रणमल और रत्तीपाल, इन दोनों ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। ये अमीर के सेनानायक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अमीर की पत्नी रंगदेवी के नेतृत्व में जोहर किया गया था। ठीक है, विश्वासघात किसने किया? रणमल और रत्तीपाल ने विश्वासघात किया। हमीर थे। मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह केवूर को शरण दी। अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ अमीर से नाराज हुआ तो उसने 1299 ईस्वी में आक्रमण किया तो तुर्क सेना को पराजित कर दिया इसने अमीर ने। फिर उसने 1301 ईस्वी में पुनः अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया और इस बार भी उसे सफलता नहीं हुई तो उसने छल कपट का सहारा लिया। छल कपट में रणमल और रत्तीपाल, दो इसके सेनापति या सेनानायक ही बोल दो उनको, थे। इन दोनों को युद्ध किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और इस विश्वासघात के कारण तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी रंगदेवी ने जोहर किया था। हमीर वीर, उदार और शरणागत की रक्षा करने वाला शासक नैनचंद्र सूरी के अमीर महाकवि, जोधराज के अमीर रसो, जोधराज का अमीर रसो, नैनचंद्र सूरी का अमीर महाकवि, चंद्रशेखर का अमीर हट्ट नामक ग्रंथों से अमीर के सूर्य की जानकारी मिलती है। आज भी जनमानस में हमीर के लिए दोहा प्रचलित है। सिंह सवन शतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्या लाइन है? सिंह सवन शतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हटे चढ़े न दूजी बार। अब आता है जालोर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक रणथंभौर का था, खत्म हो गया। अब जालोर का था। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशेष स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात में मालवा जाने वाले मार्ग पर से जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। जालोर के इस चौहान वंश का शासक कौन था? कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी थी। कौन था? जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। इसका था कीर्तिपाल। 1181 में इसने राजवंश की नींव रखी थी। कब रखी थी? 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव रखी थी इसने। कानड़देव 1305 से 1311 ईस्वी। कानड़देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कानड़देव कौन है? कानड़देव है, जालोर का है। कहाँ गए कानड़देव? जालोर का है। कहाँ गया कानड़देव? जालोर का है। कहाँ गए? कानड़देव कहाँ गए? जालोर का इतिहास पढ़ेंगे। जालोर के मतलब ये जो भी है चौहान है इनका पढ़ेंगे।
कीर्तिपाल इनका संस्थापक है। तो आता है कानड़ देव बजारा इनका। कानड़ देव जालौर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना से के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कानड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ। 1305 ईस्वी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना देकर सेना सहित जालौर भेजा। वह कानड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कानड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कानड़ देव अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैन सिंह ने युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान के पुत्री फिरोज से विवाह करने से इनकार करना बताया। क्या लिखा हुआ है इसमें, वापस से पढ़ना कि दिल्ली दरबार का माहौल कानड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कानड़ देव दिल्ली दरबार से चला आया, जिसके बाद कानड़ देव और अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैन सिंह ने युद्ध का कारण कानड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया था। ये नैन सिंह था, मूणों नैन सिंह, इसने इस युद्ध का कारण क्या बताया था कि जो कानड़ देव का जो पुत्र है वीरम देव, ये वीरम देव उसकी पुत्री फिरोजा से विवाह नहीं करना, मतलब इनकार करना, इसका कारण बताया था। 1308 में सुल्तान ने जालौर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। अच्छा, और उसका नाम खैराबाद रख दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में जीत लिया जालौर भैया, 1308 ईस्वी में जालौर जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसका नाम क्या रख दिया, खैराबाद रख दिया। कमालुद्दीन गुरुक को वहाँ का प्रतिनिधि, कमालुद्दीन गुरुक नाम का कोई आदमी था, उसको वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ठीक है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अंत में कानड़ देव के एक दहिया सरदार बिक्का के विश्वासघात दुर्ग पर अलाउद्दीन का। अब वापस उधर रणमंद्र तिपाल थे, इधर ये दहिया बिक्का, बिक गया सरदार बिक्का, दहिया सरदार बिक्का बिक गया, विश्वासघात हो गया इसके कारण। अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया। किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालौर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। उसका नाम क्या रख दिया, जलालाबाद रख दिया इस बार। उसने सिवाना जीता, तो सिवाना का नाम उसने रखा खैराबाद। सिवाना जीता, सिवाना का नाम उसने रखा खैराबाद। वो जीता भाई साहब ने 1308 में सिवाना। तो 1311 में उसने जालौर जीत लिया, उसका नाम जलालाबाद रख लिया। इस बार कानड़ देव लड़ता हुआ मारा गया। बाकी महिलाओं ने वो क्या किया, जोहर किया। आमेर का कछुआ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक, ये आमेर का कछुआ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक हैं। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही करते हैं। ओके, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।